नमस्कार। साहित्य अकादमी के स्टॉल पर विश्व पुस्तक मेले में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, साहित्य अकादमी ने अपने स्टॉल पर विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है। कल यहाँ अकादमी द्वारा पिछले वर्ष 24 भाषाओं में प्रकाशित 50 पुस्तकों का लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ और कल 2 पुस्तकों पर चर्चा का कार्यक्रम भी रखा गया था। आज हमने पूर्वोत्तर भारत की 6 भाषाओं के कवियों को कविता पाठ के लिए आमंत्रित किया है। वे अपनी भाषाओं में भी कविता का पाठ करेंगे और उनका हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। हमारे बीच साहित्य अकादमी के मणिपुरी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कवि कथाकार श्री जोधचंद्र संसन जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। अकादमी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच बोडो भाषा की कवयित्री श्रीमती अंजलि बसुमतारी जी भी मौजूद हैं, जिन्हें अकादमी पुरस्कार पिछले वर्ष ही प्रदान किया गया था। उनका भी हार्दिक स्वागत है। मंच पर वो दोनों विराजमान हैं। और हमारे साथ हैं असमिया भाषा के श्री अंकुर रंजन फुकन जी, हिंदी भाषा से श्री दिनकर कुमार जी, कारवी भाषा से श्री लौंगवीर केरान जी और नेपाली भाषा के श्री अमर बानिया लोहोरो जी। आप सभी का भी हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इसके पहले कि कविता पाठ कार्यक्रम की शुरुआत की जाए, अकादमी ने इधर हाल ही में एक असमिया पुस्तक का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया है। मौन होठ मुखर हृदय, ये से दर्जे थोड़ी की किताब है ये, और इस किताब का अनुवाद किया है प्रतिष्ठित कवि अनुवादक श्री दिनकर कुमार जी ने। दिनकर कुमार जी संयोग से हमारे बीच भी मौजूद है। हम हमारे प्रतिष्ठित अतिथियों से अनुरोध करेंगे कि वे इस पुस्तक का लोकार्पण करें। दिनकर कुमार जी, आप भी कृपया मंच तक आएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अरुणाचल प्रदेश में निवास करने वाले असमिया भाषी लेखक येसे दर्जे फोंसी का उपन्यास मौन होठ मुखर हृदय, जिस पर असमिया में फिल्म भी बनी है, उसका लोकार्पण, हिंदी अनुवाद का लोकार्पण किया गया हमारे अतिथियों के द्वारा। यह पुस्तक हमारे स्टॉल पर भी उपलब्ध है। आप में से जो वो पुस्तक खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, और चूँकि उसके अनुवादक यहाँ मौजूद हैं तो उनके हस्ताक्षर भी आप उस पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं हमारे सबसे युवा कवि श्री अंकुर रंजन फुकन जी, जो असमिया भाषा के कवि हैं और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी कविताएं छपती रही हैं और बहुत पसंद की जा रही हैं। श्री अंकुर रंजन फुकन जी। Namaskar. A very good afternoon to everyone present here. I feel very privileged to be a part of this program. It's my honor and it is my pleasure that today I'm
representing my mother tongue and mother literature, Okhomia. Here I am going to read some of my poems. The first one is definitely in Assamese, and then I will move with English translation by Vivekananda Sarvesha, as I don't have a Hindi translation. So I have to go with English translation. First in Okhomia. Mekia Bheliot. বৰষুণে ইস্তি কৰাৰ আগলৈকে ছাতিটোত কিমান ভাজ, যিমান চক্লং চাকিৰ পোহৰ নিভাজ, পাহৰণীয়ে ভাজ কৰা ঘন চৰাই মৰণ, তামোল মুখৰোচক নে মুখৰোধক, যি কি নহওক আমাকো এখন দিয়া। আইনাত যি হেলনীয়া বিচ্ছুৰিত পথত, আদহীয়া ৰেলিঙত জ্বলীয়া জিমনাষ্টিক, উপভোগ কৰি থাকোঁতে হঠাতে হেলেঙি খুৱাই কাক ক'লে কেৱল মাত্ৰ পিঠে প্ৰাসংগিক। এনেই মেলা ছাতি মুখ যেনে কেঁচেলোৱা কৌতুক, তৰ্জমা কৰাও কিজানি অপ্ৰাসংগিক। শূন্যৰ পৰা উত্তাপ ধাৰ কৰি উতলি উঠা গাখীৰখিনি জানৈ, তাৰ অতিৰিক্ত আঙুলিটোলৈ অৱশ্যে মোৰ কোনো দৰদ নাই, সম্ভৱতঃ অপ্ৰাসংগিক। অকলে ভোগ কৰা জ্বলীয়া জিমনাষ্টিক, আটাইবোৰ নিবাৰণ এখন বাতায়ন বিমুখ, অপ্ৰাসংগিক। প্ৰাসংগিক অপ্ৰাসংগিক ভাৱনাতকৈ কিছু আগৰ ডাইলেক্টিক, হয়তো ডাইলেক্টিক নহয় ডাইকটমি। এই চব তত্ত্ব বাদ দিয়া, উৰুকা উৰুকা হ'লেও হক দিয়া বিয়া, ঘন চৰাই তামোল এখন দিয়া। এটাই ছাতি, ছাতিটোৰ চৰ্দি, এটাই ছাতি, ছাতিটোৰ চৰ্দি, সি সেই ভাজতে থাকক। Machiavellian. The many falls in the umbrella till it was ironed by the rain. Just as pure is the light of Chaplongia, the Ghosarai memorizing, towel folded by forgetfulness, Savari or Peter. Whatever be it, give us one too. The slanted scattered image on the mirror, as it has been enjoying fluid gymnastics in the Middle Age railing. Whom did it suddenly say, only those scarlet juicy saliva in what matters? The umbrella is already open, as if an imbecile joke. It is perhaps irrelevant to translate even. I don't have any compassion to the extra finger of the one for whom is the boiling meal borrowing the heat from north. Perhaps irrelevant. The fluid gymnastic enjoyed alone. All the prohibited seats are airless, irrelevant, relevant, irrelevant. Dialectic sometime ahead of thought, perhaps not dialectic, dichotomy. Leave this theory, though clearly attended. Let the marriage be over, give me a Gonchorai Tamil, my only umbrella, suffering from cold, let it remain in its fall. Postmodern period. I am not Newton, just because my water stretches a little longer than a television measure. The fallen fruit is a pear, not an apple. At the budding era of story, risen to Renaissance, perhaps the bag of pork might be smooth. I or some other greedy person who would have beaten the pear to its stream, could have handed maybe even one drop of antioxidant to someone suffering from abject poverty. Had my mental health been wild, I would not have blabbered those would have been. Last night I browed to break into a house. I learned pear is also the favorite fruits of Sita. Urmila, of global poet, is more pure than Sita. The preoccupied judging from Egypt is still stuck in the nursery book. Such was love is not good. At least let me construct
so that I can't be ignored. The fear is still hybrid. There is another meaning recorded in an ancient dictionary of a possible language. Fear, a feminist fluid. In Assamese, fear means naspati, nat means dance, and poti means husband. So naspati means naspati term as a feminist food. The wooden pencil. Had been a blind fan of person with disheveled hair. After I saw his wrinkled face in an incomplete mirror, I sharpened both the ends of the new wooden pencil. I shall draw his face with one end, and another would be loaded with the arms for the face the executives. Had been a blind fan of person with disheveled hair, who suddenly rose and laughed to find remedy of a hiccup, and the image I had been sketching stood still. The part already sketched is relative, like the remaining part. That the wooden pencil is still. What the critic is staring at locked at one point. I'm looking at his index finger. He would point me some, and I would throw them to swam, branding them orthodox. Had been a blind fan of the person with disheveled hair, shall rub out his face, and later, the blind person and shall realize, in the light of self-opposing spirit, like the scarving of the wooden pencil, the law of relativity is relative. Wave of Dog Feeder. Artist never finished, only abandoned. Leonardo da Vinci. All the dogs are now dog-tired. They were the ones who throw a pencil of rays of jackfruit leaves in my radish bone. The flying pot starts from the bone itself. It is raining in the pot. Actually, no one can be flawless without a flaw. Life is breaking the interior, one sprint of every unduring earth. Vinci, please draw a sketch in my eyes. The mouthful of rusty music would vibrate the nerve of the night. He would shout, stirring the hunger of the Last Supper. I would be startled, breaking the riddle of the spiritless star. An airplane of oceanic clouds would flap by below the footstep. Actually, no one can be flawless without a flaw. The fact that a diameter can be done flawlessly in a flawless number is known to geometry of playing card. It is known to my picture. And wireless. For this use of charging the strands of hair thrown during the last blessing, at the most of that would deface the architecture of the brutal face of soul. At the most, my body would smell like the largest flower on earth. At the most, a botanist would die of Kala-Azar. I would survive in the black without any spelling disorder. The end would make a beeline to look at the architecture, at the smell of perhaps flowers spread from first point to second. The translation of your position would be like lie you can. It would not be complex to treat with this comparison. If the center of circle is lifted away to outside the circle, how many angles would remain in the circle? The top tired string of the rope
would lie in a corner, radio would play as one would pick it up. Everyone would be certain that my brain is wireless too. I would rather think it to be the string of Veena. The playing of notes of such sort would be so high that the dictionary meaning of Maupassant, that means Mufasa, would not be easy to find right away. The playing of notes of thought would be so intense that I would forget that I am just reading out a story. Thank you. थैंक यू अंकुर। मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पूर्वोत्तर की एक भाषा है कार्बी। आपको पता है कि भारत विविध भाषाओं का देश है। यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं। कुछ भाषाओं को हमने संविधान में मान्यता दी हुई है और बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जिनमें वाचिक रूप में बहुत कुछ लिखा जाता रहा है, लेकिन उनकी कोई लिपियाँ नहीं है। उनको संग्रहित करके देवनागरी या अंग्रेजी में लाने का प्रयास भी किया जा रहा है और उन भाषाओं में वर्तमान में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने लिखना शुरू किया है। उसमें समकालीन स्वर में जो है कविताएं, कहानियाँ और दूसरी चीज़ें लिखी जा रही हैं। पूर्वोत्तर भाषाओं की विविधता की दृष्टि से बहुत ज़्यादा समृद्ध है, साहित्य की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा समृद्ध है। आसाम में स्थित कार्बी आंगलॉन्ग में उसके आसपास के क्षेत्र में कार्बी भाषा बोली जाती है और कार्बी लोक कथाएं करके अकादमी ने हिंदी में एक पुस्तक भी प्रकाशित की है अभी हाल ही में। मैं कार्बी भाषा के कवि श्री लौनवीर तेरान जी को आमंत्रित करूंगा। वे कार्बी ऑनलाइन टुडे नामक एक द्विभाषी मासिक पत्रिका में सहायक संपादक के रूप में कार्यरत हैं और कार्बी भाषा साहित्य के संवर्धन के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। श्री लौनवीर तेरान जी। Thank you, sir. Hello, everyone. Very good afternoon to one and all. Myself, Longveer Teran from Difu, Karbi Anglong, Assam, representing the Karbi tribe, one of the largest ethnic tribes in the northeast. My heartfelt gratitude to the Sahitya Akademi for giving me this opportunity and this time to stand in front of you all and reciting my own mother language poem and then giving the translation also. So it's been an honor and pleasure to meet you all and talk to you all, and then we gather here for the literature, and then what literature means that it reflects our heart, it reflects our mind, and then it helps us to communicate with different other tribes among living in India. That's all. Thank you. I have only 2 poems and then the translation also. I will recite it. First it is in Karbi. Dika Anikete Kachuparoka Lapen Nepenan Pan Maduta Ave Kanhon Panolo Abe Kidun Jong He Kaike Palang Donglono Eson Abikara Rom Ranivanta Aho Kipi Ne Hello Kine Kicho Koelenzi Nelamate Nisikete Nankuma Tathe Bomlo Angkur Chesak Pathirji Kaboni La Rong Chansi Kijiro Jong Si Kanke Siripia Romason Tathak Sipao Deadpool Nang Ok Nang Bang Jir Tipsi Ningin Thinalo
atiri pamanji. Nikili artho tinalo jung putsi hutar lokilu hirimimi. Ningiding la pen kachipabi arisim enra angkur fruit hede planted pola rongpi abike ongnai athe achili. That one is in Karbi. Now recited in English. Bikar, it means poison. The title of the poem is Poison. Self-will, win glory, and none like me who can surpass. Tenderly over life, sweet and agreeable always. Now let it grow up, one poison tree, nourishing with care each day. I, the only proficient, faultless, none can repudiate to what I say. I am sagacious, worthy, perhaps emerging more. The roots, efforts to ring in depth, all over the tree, outspreaded. If of it not, like it may become a banyan tree, well it shall unfold. Creep up in thy flesh and body, and in heart and liver, will save a fountainhead. In all veins that the blood circulates, overfills and enters into the cerebrum. Indeed, horrendous. Forbearance and difference are the weapons to hold, and if not its roots that, 'tis to become a huge tree that bears the most poisonous fruit and seed, that bears the most poisonous fruit and seed. Thank you. And the other one, Izon Kanjar Abu Akeh. It's in Karbi. Mirjang nang turing ada bapor. Bihir dojang thong arong suala. Nanika nang husi. Athak arolo nardong chong. Thewe, biwe. Takilangi aliyon goye rapor. Sati bidi ketandu. Dojoje. Jonjot. Isi pen isi arus suala kekam. Tanggal pen. Pardon and Sanskrit. Here he bontan and do malongsu. Jinga tu konat ni tekte and then ni sing diri hando. Lasona wonon tek tulong lilobon. Rasek long lipinlan. Kling so parong ro ahut penta. Labet pini epen an parke. Cetang long jipun ining tawe. Ejan kanjara boke. Amen ta chini Tajini aphaila jumheri. Pirvi pen virde arani. Long to pay, puthot abolon kini. Lahelo ni seng katono pini. Lahelo ni seng katono pini. Now we will recite in English. Ejon Kangar Aboki means one flying yellow bird. One flying yellow bird. Sun rays shining in the forenoon. A small jackfruit tree within the garden. From whereabouts it arrived and alighted on the upper offshoot, neither big nor tiny too, but pleasing is its mesmerized color. Swing it throughout therefore, not stand still, springing and bobbing. One to the other, small offshoot it leaps, gliding and alight, restless. But then it lingered just for a moment, flown far away to unseen farness. Worrisome is my heart indeed, even in glimpses may not sight this bird again, discern not before. Since when the childhood days, and from this day forth, my heart shall not long for unassuredness. One flying yellow bird, the name unknown, but knew that less are their numbers, mayhap, if it extinct from this earth, a new beauty shall not appear alive. 'Tis what said in my heart today. 'Tis what said in my heart today. Thank you. Thank you so much. धन्यवाद लौंगवीर जी। मित्रों, आपने कार्बी भाषा का स्वाद लिया, उसकी कविताओं का, उसके अंग्रेजी अनुवाद का। मैं जिस किताब की चर्चा कर रहा था, कार्बी कथाएं, कार्बी भाषा में जो
लोक कथाएँ प्रचलित हैं, पुरा कथाएँ हैं, उनका हिंदी अनुवाद संकलित करके अकादमी ने प्रकाशित कराया है और इसे आप हमारे स्टॉल से ले सकते हैं। और भी जो पूर्वोत्तर की बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जिनसे हम अपरिचय की स्थिति में है या जिनका साहित्य बहुत समृद्ध है, लोक साहित्य बहुत समृद्ध है, लेकिन हम उनसे परिचय प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है, तो उसके लिए इस तरह की भाषाओं से परिचय हमारा हो सके, इसके लिए अकादमी अनुवाद को पुल के माध्यम से, अनुवाद जैसे पुल के माध्यम से उन पुस्तकों को सामने लाती है, प्रकाशित करती है, ताकि दूसरी भाषाओं के लोग उसका आस्वाद ले सकें। मित्रों, एक ऐसे ही कवि हमारे बीच हैं, हिंदी के कवि हैं, असम में रहते हैं और असमिया की 5 दर्जन पुस्तकों का उन्होंने हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया है। हिंदी पाठकों के समक्ष उन असमिया के महत्वपूर्ण साहित्य को जो है पहुंचाने का काम किया है। श्री दिनकर कुमार जी हमारे बीच मौजूद हैं। आप हिंदी के बहुत अच्छे कवि भी हैं और असम में हिंदी सेंटिनल एक दैनिक अखबार है, उसके संपादक हैं। आपके 8 कविता संग्रह प्रकाशित हैं और अन्य तरह तरह की पुस्तकें भी हैं। उनको पुष्किन सम्मान, सोनदत्त सम्मान आदि कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। मैं श्री दिनकर कुमार को उनके कविता पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। जी नमस्कार। कविता का शीर्षक है गुजरते साल का जश्न। गुजरते साल का जश्न जारी है कंक्रीट के शहर में, कर्कश आवाज़ में गा रहे हैं गायक शराब खाने में। रंग बिरंगी रोशनी फैली हुई है, नशे में खिलखिलाती हुई ध्वनियाँ सड़कों पर बिखर रही हैं। सड़कों पर अलाव के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं जीवन की कथा से विस्थापित किरदार। अभिजातों के मोहल्ले में सीटी बजाकर चहलकदमी कर रहे हैं पहरेदार। गुजरते साल का जश्न जारी है, 12 बजते ही जारी होने वाली है कोई अधिसूचना। कहीं कोई बजाने वाला है घंटा। नागरिकों को बताया जाएगा संदिग्ध, या घोषित किया जाएगा आंतरिक खतरा, या वंचित किया जाएगा तंत्र की समस्त सुविधाओं से। कुछ भी हो सकता है इस खतरनाक वक्त में। खतरे से खाली नहीं है नींद में भी बड़बड़ाना, किसी भी शब्द से आहत हो सकती है किसी की छुई मुई भावना। दूसरी कविता का शीर्षक है साल के पहले दिन। साल के पहले दिन सवेरे बस अड्डे पर लुढ़की पड़ी है शराब की खाली बोतलें। तांबुल बेच रही वृद्धा ने एक कुतिया के सामने खोल कर रख दिया है बिस्कुट का पैकेट। जश्न के बाद सन्नाटे को ओढ़ कर सोया हुआ है शहर। किन्नरों का एक झुंड नदी की तरफ बढ़ता जा रहा है। धुंध में लिपटी पहाड़ी के पीछे से झांक रहा है सूरज। साल के पहले दिन मेहनत कशों के सामने पहले से भी अधिक निर्मम रूप में खड़ी हो गई है जीविका की चुनौती। जबकि बदलना था मंजर, आबादी की आंखों का अंधेरा पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया है। साल के पहले दिन मैं उदास होना नहीं चाहता, मैं कोई नकारात्मक बात सोचना नहीं चाहता। कविता का शीर्षक है फ्लैट की जिंदगी। दिन भर फटकारती रहती है एक स्त्री अपने पति को। उसकी आवाज़ से छलनी होता है सन्नाटे का शहीद। लिफ्ट के बाहर सूचना, नौकरानी, पुल वाले या हॉकर अगर लिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे तो दंडित किए जाएंगे। आज़ाद देश में अमीर और गरीब का स्पष्ट वर्ग विभाजन। माचिस के डिब्बों जैसे फ्लैटों में रहने वाले ठीक से जानते भी नहीं एक दूसरे को। अमुक नंबर के अमुक जी, यही पहचान होती है आदमी की। किसी फ्लैट में भौंकता रहता है विदेशी नस्ल का कुत्ता। खबर में अक्सर पढ़ता हूँ कैसे कोई अकेला शख्स मरने के कई दिन बाद तक भी सड़ता रहता है फ्लैट के अंदर। कविता का शीर्षक है जालिम अगर मेहरबान होता है। जालिम अगर मेहरबान होता है तो समझ लेना चाहिए यह सावधान होने का वक्त है। जालिम की मेहरबानी के पीछे भी कोई क्रूर चाल छुपी होती है। जालिम दूसरों की भावुकता को समझता है कमजोरी। कोमल भावनाओं से खेलकर मिलती है उसे तसल्ली। जालिम अगर मेहरबान होता है कामयाब हो जाती है उसकी कोई साजिश। शिकार को अपनी मर्जी से खत्म करना हो जाता है उसके लिए आसान। उसकी विभत्स कामनाएं मचलने लगती हैं
जालिम अगर मेहरबान होता है उसकी आंखों से बरसने लगती है कुटिलता। वह जब दीन दयालु बनने का स्वांग रच रहा होता है उसके वजूद से निकलने लगती है झूठ की दुर्गंध, उसकी पैसाचिक छाया भय का संचार करने लगती है। और एक अंतिम कविता है। एक वृद्ध को देखा मृत्यु बोध से जूझते हुए, विदा होने की घड़ी भले ही आ रही हो करीब, सारे मोहक दृश्यों को निहारने की चाह लिए अशक्त शरीर को घसीटते हुए तन कर खड़ा होने की कोशिश में लड़खड़ा कर गिरते हुए मैंने सुना उस वृद्ध का एक आलाप। किस कदर सुहाना था उसके जीवन का सफ़र, उसने पूरी कर ली अपनी तमाम इच्छाएं, वंश वृक्ष को बनाया खुशहाल। विदा होते समय उसे नहीं होगा मलाल, फिर भी वह इतनी जल्दी विदा होना नहीं चाहता। वृद्ध ठीक से सो नहीं पाता, दर्द और बेचैनी से घिरकर वह सोचने लगता है कहीं आज की रात ही तो नहीं आखिरी रात, कहीं नींद में ही तो निकल नहीं जाएगा उसका प्राण। विदा होने से पहले वह सुना देना चाहता है सारे किस्से, मांग लेना चाहता है अपनी गलतियों के लिए माफ़ी, सांसों में भर लेना चाहता है जन्मभूमि की मिट्टी की गंध। धन्यवाद। धन्यवाद दिनकर जी। और मित्रों, अब मैं आपके समक्ष बुला रहा हूँ नेपाली भाषा के कवि श्री अमर बानिया लोहोरो जी को। मित्रों, हमारे जो भारत में निवास करने वाले नेपाली भाषी समुदाय है उनको लेकर के प्रायः हम लोगों में भ्रम की स्थिति रहती है। नेपाली भाषा सुनते ही हम उसको नेपाल से जोड़ देते हैं, जबकि बांग्ला भाषा सुन करके हम बांग्लादेश से किसी को नहीं जोड़ते, किसी की अंग्रेजी सुन करके उसको इंग्लैंड से नहीं जोड़ते या अमेरिका से नहीं जोड़ते, उर्दू सुन करके किसी को हम पाकिस्तान या अरब या कहीं दूसरे देश से नहीं जोड़ते। लेकिन नेपाली भाषी समुदाय का यह एक दर्द है कि भारत में इतनी बड़ी संख्या में नेपाली भाषी समुदाय के लोग रहते हैं। पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में, इधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और विभिन्न सिक्किम में और दूसरे राज्यों में, लेकिन उनको इस तरह से देखा जाता है, बार बार समझाने के बावजूद भी, बताने के बावजूद भी। तो अकादमी यह प्रयास करती है कि हम भाषाई एक समन्वय की दृष्टि से विभिन्न भाषाओं के लेखकों को मंच दें, एक मंच पर इकट्ठा करें और उनकी जो संवेदना है उससे आपको परिचित कराएं। तो हमारे अमर बानिया लोहोरो जी सिक्किम से आए हैं हमारे बीच। आपके 9 कविता संग्रह, मौलिक कविता संग्रह प्रकाशित है और 2 कविता संग्रहों के हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अमर बानिया लोहोरो जी को नेपाली भाषा के बहुत ही सशक्त कवि। धन्यवाद। यहाँ पे विराजित विद्वान विदुषियों एवं सज्जनों, मैं अमर बानिया लोहोरो सिक्किम कंचनजंगा की गोद से आया हूँ और आपको कुछ मेरी मातृभाषा नेपाली और हिंदी में कविता श्रवण कराने से पहले जो अभी हमारे विद्वान डॉक्टर देवेंद्र कुमार देवेश जी ने जो कड़वी सत्य को जो संबोधित किया इन्होंने, और इसके प्रति मैं नतमस्तक हूँ। और इसके साथ ही मुझे आज गर्व है, मैं मेरे देश के राजधानी दिल्ली में ही नहीं हूँ, बल्कि दिल्ली के तहत देश की सबसे साहित्य अकादमी के तहत ये आप लोग को समझते हूँ, इसके लिए मैं नतमस्तक हूँ।
तो सबसे पहले मैं मेरी मातृभाषा नेपाली में आप लोगों को निवेदन कर रहा हूँ। कविता की शीर्षक है अमेलता। दाई तिम्रो दिलमा देश छ कि छैन, यदि छ भने धड्किन्छ कि धड्किँदैन। किनकि अचेल हुँदी तिम्रो स्वरमा देश सुन्न पाइएको छैन, तिमीमा देश चलमलाएको देखेको छैन। सुन्दैछु त स्वर तिम्रो, देख्दैछु त गति तिम्रो, पढ्दो छु तिमीमा तिमी तिम्रो, केवल तिम्रो। भन न दाई, तिम्रो छातीमा हिजो आज देश किन फुरेको छैन? तिम्रा यात्राहरू सँगसँगै किन देश भिडेको छैन? यदि स्पन्दन राष्ट्रिय भए अनुहारमा किन प्रतिबिम्बित हुँदैन? कि तिम्रो मुटु नै संवेदित छैन? यी मेरो मुटु सुन त, सधैँ देश धड्किदो छ यहाँ। हेर त मेरा कदम कदममा स्वदेश नै सँगसँगै हिँड्दो छ यहाँ। यो मेरो अति प्रिय देशलाई मैले त मुटु नै मानेको छु। सनै देशका पीडामा स्वयं आन्त देश दुखेको छु। निशब्द अति आर्तनादित हुन्छु, कहिले त असीम औडाले अति नै तड्पिँदो छु। तर कुन्नी तिमीले भने देशको महत्त्व किन बुझेनौ? हो किन होला देश दर्द दुख्दैनौ? कि त देश जन्मेकै छैनौ? अब मैं हिंदी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हिंदी के लिए जो भी मुझे प्रेरित करने वाले कुछ विद्वानों का मैं यहाँ पे नाम उजागर करना चाहता हूँ। जैसे सिक्किम से हैं हमारे सुभाष दीपक जी, और अभी यहाँ विराजित हैं डॉक्टर कीर्तिवर्धन जी, और इसी तरह से हमारे देवेश साहब हैं और त्रिपाठी साहब बैठे हैं, और भी कई विद्वान हैं जो मुझे हिंदी के प्रति अभिरुचि भी है इन्होंने। तो सबसे पहले अंतर संबंध निवेदन करने जा रहा हूँ। वह साधना मैं साधक चलते हैं हमेशा साथ पकड़कर परस्पर हाथ। वह साधना मैं साध्य करते हैं युगल यात्रा में दिल की बातें। वह साधना मैं साधक, एक ही मन एक ही भावना। हाँ मैं साधक, वह साधना लेकिन रखकर हृदय में करता हूँ उन्हें नीत वंदना। वह साधना मैं साधक, तन्मय है हम हर सुबह हर शाम हर दिन हर रात। हाँ वो है सच्ची साधना, और मैं एक साधक, लेकिन वो है ईश्वर, मैं हूँ केवल उपासक। अभी लाक्षणिकता की ओर हम बढ़ेंगे। शीर्षक सफाई अभियान का अर्थ केवल कूड़ा करकट ही नहीं, पर्यावरण भी है। झाड़ू के प्रतीक स्वच्छ भूमि मात्र ही नहीं, स्वस्थ जल भी है। स्वच्छ भारत का अर्थ साफ सुथरे पहनावे ही नहीं, सुस्वस्थ जीवन भी है। मेरी समझ में तो भारतीय संदेश का अर्थ बाहरी स्वच्छता ही नहीं, भीतरी स्वच्छता भी है। और भी गहरे अर्थ में तो भाषा संस्कृति की स्वच्छता, नैतिक चारित्रिक स्वच्छता, नितांत अभ्रष्टता, अतः आदर्शता।
जी बिल्कुल पूर्ण संपूर्ण स्वच्छता हो, अर्थों अंतर का गूढ़ अर्थ तो नव अभिनव भारत हो, नव अभिनव भारत हो। जी अब मैं आज की मेरी अंतिम कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है कवि और कविता की बातें। अक्सर सोचता हूँ कवि कितनी अच्छी कविताएं लिखते हैं, कितनी अच्छी कविताएं लिखते हैं। कोई तो अति जीवंत होते हैं, सृदय होते हैं उनकी कविताएं, और वे कवि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, वह मेरा भ्रम है। कवि कहाँ लिखते हैं कविताएं? यह तो कविता है जो लिखती है और उतारती है कवि को शब्दों में, वाक्यों में, शब्द पंक्तियों में, अनुच्छेदों में, पूर्ण कविताओं में और कृतियों की संपूर्णताओं में कविता ही भेजती है, भावना के लिफाफे में डालकर, यथार्थ की टिकट चिपकाकर कवि को इस तरह बंद कर संपादक के पते पर। कवि तो सिरनत होने चाहिए, हमेशा कविता की उदारता के सम्मुख, कविता की निस्वार्थता से, जीवन जगत की महानताओं से, क्योंकि कविता है जो कवि को लिखती है, दुनिया को दिखाती है और कवि को अमर बनाती है। धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम, जय भारत, जय मानव। बहुत बहुत धन्यवाद अमर बालिया लोहड़ो जी आपकी कविताओं के लिए। और मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, हमारे बीच उपस्थित हैं बोडो भाषा की प्रतिष्ठित कवयित्री श्रीमती अंजलि बसुमतारी जी। आप भौतिक विज्ञान की प्रोफेसर हैं, विज्ञान के क्षेत्र से हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर कविताएं लिखती हैं और आपके 6 कविता संग्रह प्रकाशित है। साहित्य अकादमी का बोडो भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2016 आपको प्रदान किया गया था। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती अंजलि बसुमतारी जी को उनकी कविताओं के साथ। Good afternoon, everybody. First of all, I thank Sahitya Akademi because this is the second chance I am getting to come to Delhi Book Fair. पहले मैं अपनी मातृभाषा की एक कविता सुनाना चाहती हूँ, उसके बाद इसके एक हिंदी अनुवाद, उसके बाद 2 हिंदी कविताएं और उसके बाद इंग्लिश में। Blue Whale Challenge। एक बरो में फैनायनि गाबजों खायमा जानाय बोथोराव आंनो नांगौ जिउनि मेथाइ, गावनिनो सायखं सिगिनाय बुब्लियाव नांगौ मुथासे सोरां, आंनि अखाफोर जहाबनाय 50 सानखौ लानानै थां होफै बेलिनो रजानि गलाप दोहौ, अननाय मोजां मोननाय गोजोन सानस्रि, बिनिफ्राय नाय सोर खायमा थिनि गोजोननि हागोन आंखौ गोसोमलांनो गोथौआव। नै आंहा दं गांबादि आन्दोनि जांगोन, गाननो सानबादिनि थाखाय, सानसे गांसे सानफ्रामबो गानो आं गिलुङै आरो सानफ्रामबो मोनसे असिना मुलुगाव दावबायहैयो, जेराव सोरां गैया अननाय मोजां मोननाय, जेराव मिजिं गैया सुखु गैया गोजोन गैया, मोसायोबोल' आंग्रोमोन्दा थैनायनि गुसु सेरफाङाव,
जेब्लानो गोजान जायो गावनिफ्राय जेथोनानो सुखु दुखुनि खेंफोरथि सिनायनो हाया अनजालि जिउनि नुबाला मोखां आवैनिफ्राय होजालाङो गांसे गांसे दुखुथिया बिलाइ हरफ्रोमबो थैनायनि अर सालायजों गेलेयै गेलेयै बदा जाखाबाय गिनायफोरा मोन्दांथिफोरा आरो जेब्ला गोथां टिभिनि सावगारि महर मोनगोन आंनि आखान्थियाव थैनायादि आंखौ सेर फाखाय फाखाय लिंबाय थागोन थु जोंहा सानैजों आं संगालियै बुथुमनानै लागोन गांबादि जांगोन अखाफोर जोहाबनाय सानबाजिनि थाखाय जांगोननि गाबा खायमा ब्रेन्ड मुङा टिभि जांगोना थैनायनि हिंदी अनुवाद ब्लू वेल चैलेंज एक मिट्टू के रंग से नीला हुए ऐसे ही मौसम में मुझे चाहिए जीवन का गान अपने ही साया डराने बच चाहिए मुट्ठी भर उजाला मेरा कृष्ण पक्ष की 50 रात ले जाओ दे जाओ बेलिया रोजा की गुलाबी सी लहर बेलिया रोजा मतलब पिंक वेल दे जाओ बेलिया रोजा की गुलाबी सी लहर आदर प्यार सुख अनुभूति की तब देखो कौन नीला टीवी कहाँ का सकेगा मुझे खींचने गहराई में तो मेरे पास है 50 गोपन पोशाक पहनने 50 दिनों के लिए हर रोज़ एक एक कर पहनता हूँ मैं डर डर कर और हर रोज़ एक अनजान दुनिया में घुमा करता हूँ जहाँ उजाला नहीं प्यार नहीं आशा नहीं सुख शांति नहीं जहाँ सिर्फ नाचती है भूत प्रेत मृत्यु की शीतल उपत्यका में जब भी मैं दूर हो जाता हूँ खुद से उलझता हूँ सुख दुख की परिभाषा में पहचान नहीं पाता हूँ प्यारी जीवन के ये हंसता हुआ मुखौटा जीवन से बिछड़ जाता है कैसे एक एक करके दुख भरी पन्ने हर रात मृत्यु की शिखा से खेल कर मैं बन गया हूँ निडर अनुभूतिहीन और जब नीला टीवी की छवि जी उठेगी मेरी कलाई में मृत्यु अपने साथ बुलाएगी मुझे चल रहे हम दोनों साथ चल रहे हम दोनों एक साथ मैं गोपन ही जोगाड़ किया हूँ 50 दिनों के लिए पोशाक का रंग नीला ब्रांड नाम टीवी पोशाक मृत्यु का कविता की शीर्षक घर और मैं घर मुझे पहरा देता है या मैं उसको आजकल ये बोल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि रात भर मैं जगी रहती हूँ और ये घर सुनसान रात के अंधेरे में सो जाता है जैसे उसको कोई चिंता ही ना हो आजकल जुगनुओं के साथ बातें करने के लिए मेरे पास अपार समय है घर भी घर अंदर की सुनसान निर्जनता से बाहर का हंगामा ही ऊंचे स्वर बाहर का अर्थहीन शोर भी शायद ज़्यादा है प्यारा आजकल अनिंद्रा की रात मुझे झूले में झुलाती है प्रेमी बनकर हर रात बिछा देती है लंबी रात का बिस्तर हर एक कोने में चुपचाप से सोई हुई रहती है मानो वो कोई निद्रा की छड़ी हो इसलिए अब शायद मेरा घर पहले जैसे काम खड़ा करके मुझे पहरा नहीं देता आज की गांधी जयंती के 3 सेल्फी चित्र एक छोटी सी बच्ची गांधी जी के साथ सेल्फी लेने जाकर बोली
बापूजी अभी भी तैयार नहीं हुए, अभी निकले हैं बाथरूम से, तैयार हो जाएंगे तो लूंगी सेल्फी। तो कॉलेज की दहलीज पहुंचा हुआ किशोर गांधी जी की सेल्फी लेते हुए बोल उठा, वाओ मिस्टर गांधी, तुम्हारा तो है सॉलिड सिक्स पैक, तुम जिम रेगुलर जाते थे जरूर, नहीं तो 385 किलोमीटर दांडी यात्रा कर सकता। 3. मेरे पिताजी शोकेस के गांधी जी के साथ सेल्फी लेते हुए बोले, देखो बापू, अभी भी हम हाथ से काटते हुए इंडी का जैकेट पहनते हैं। इंडी मतलब एरी सिल्क, हम बोरो में इंडी बोलते हैं। देखो बापू, अभी भी हम हाथ से काटते हुए इंडी का जैकेट पहनते हैं, तुम्हारे सिखाए हुए सत्या की राह में चलते हैं। अभी एक इंग्लिश। लेट अस गो टू द फॉरेस्ट। मैं असम से हूँ, वहाँ बहुत फॉरेस्ट है, इसलिए मैंने सोचा कि फॉरेस्ट का भी एक कविता सुनाऊँ। लेट अस गो टू द फॉरेस्ट। Come, all of us, let us go to the forest, deeper and deeper, greener and greener. Let us get lost into the deep forest, where no one longer goes missing, looting the trail, where there is nothing to call it a path. So, no longer a fear of getting lost, where there is no need of a path. So there is no question of running errors. While trying to cross the busy city road, and your one is lost, a happy day is gone. While searching a rock, lest we should lose the track, a part of self is lost, a home of peace is gone, and we fail to see that we have got lost. Walking cautious steps along the tightrope, fail to notice life's blissful spring. So come, let us go into the forest and be like a forest, and let us look at human being like a tree. This would make things easy, the tangles of life, relations and enmities. Come, let us penetrate the earth like the roots of tree and offer cool shades to weary travelers. Come and let us open our arms and heart where symphony rests, dream nests, and us, the hearts have turned into plastic in the forest of concrete. Come, let us peel off the veil and see how green the heart grows in the lush green of the forest, how the colors of joy are painted by the feelings of desire. Come, let us step aside a moment from the bustle of life and gaze at the blue sky. Let us cuddle up to the bottom of the forest, even though for a day. Come, let us try to become as much green as the plants are. Let us sing as much as the birds do. Come, let us embrace the forest so that it may embrace us back. Come, let us get lost into the deep forest, deeper and deeper, greener and greener. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि वसुमतारी जी। मित्रों, आपने इनकी एक कविता सुनी कि किस तरह से गांधी जी की मूर्ति को देख करके 3 पीढ़ियाँ 3 तरह की अनुभूतियाँ व्यक्त कर रही हैं, अपनी संवेदनाएं, अपने अनुभव व्यक्त कर रहे हैं। यह सुनते हुए आपको याद आ गया होगा कि किस तरह से जो है कई अंधे मित्र जब एक हाथी को देखने जाते हैं तो कई तरह के अनुभवों से गुजरते हैं। तो हमारी मानसिकताएं अलग अलग होती है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारे मानसिक स्तर अलग अलग होते हैं। एक उम्र के होकर के भी अलग मानसिक स्तर हो सकते हैं और कई उम्र में होने पर तो होता ही है। धीरे धीरे हमारी मानसिकता समृद्ध होती है
और वो प्रौढ़ता प्राप्त करती है। अकादमी हर मानसिक स्तर को ध्यान में रख करके साहित्य का प्रकाशन करती है और इस दृष्टि से प्रकाशन करती है कि जो श्रेष्ठ साहित्य है उसको पढ़ने के प्रति हमारी अभिरुचि जागृत हो। साहित्य अकादमी बाल साहित्य का प्रकाशन करती है, किशोरों के लिए साहित्य का प्रकाशन करती है, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए युवाओं के साहित्य का प्रकाशन के साथ साथ उनको कार्यक्रमों में भागीदारी भी देती है, उनके श्रेष्ठ साहित्य को पुरस्कृत भी करती है और जो प्रति वर्ष 24 भाषाओं में श्रेष्ठ पुस्तक प्रकाशित होती है उसके अनुवाद भी विभिन्न भाषाओं में किए जाते हैं। अकादमी जो हमारा कालजयी साहित्य है, जो क्लासिक लिटरेचर है, विदेशी साहित्य या भारतीय भाषाओं का, उनके अनुवाद भी प्रकाशित करने का प्रयत्न करती है। बहुत सारे इस तरह के लगभग 7,000 से अधिक पुस्तकें अकादमी ने अभी तक प्रकाशित की हैं और आप ये जो स्लोगन एक देख रहे हैं कि आज़ादी के 70 साल के बाद जो है भाषाएं अनेक हैं, लेकिन उनके माध्यम से जो भारतीय साहित्य सामने आ रहा है उसको प्रस्तुत करने का, उसको अभिव्यक्त करने का अकादमी ने एक प्लेटफॉर्म दिया है और इस तरह का प्लेटफॉर्म भी कि पाठकों को यह अवसर प्राप्त हो कि अपने लेखकों से एक ही मंच पर विभिन्न भाषाओं के लेखकों से मिल सके, उनसे जुड़ सके। अकादमी इस तरह के मेले में तो भागीदारी करती ही है, इसके अलावा देश भर में लगभग 200 से 250 पुस्तक प्रदर्शनियों और मेलों में अकादमी भागीदारी करती है कि श्रेष्ठ साहित्य पाठकों तक पहुंच सके और श्रेष्ठ साहित्य को पढ़ने के प्रति अभिरुचि विकसित हो सके। और इसी क्रम में अकादमी गांवों से लेकर के विभिन्न छोटे बड़े नगरों शहरों तक विभिन्न कॉलेजों और संस्थाओं के सहयोग से साल भर में 650 से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे आज के सभाध्यक्ष श्री डॉक्टर जोधचंद्र संसन जी को। साहित्य में जब हम बात करते हैं तो प्रायः पीएचडी और डीलिट के डॉक्टर हमारे सामने आते हैं, लेकिन हमारे आज के आमंत्रित अध्यक्ष सभाध्यक्ष सचमुच के डॉक्टर हैं और साहित्य में आपने अपनी अभिरुचि के चलते कविताएं, कहानियाँ और उपन्यास बड़ी संख्या में लिखे हैं। 1 दर्जन से अधिक आपकी पुस्तकें प्रकाशित हैं। मणिपुरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको 2012 में आपके एक उपन्यास के लिए दिया गया था, लेकिन आपके 7-8 कविता संग्रह भी प्रकाशित हैं। हम आपको आमंत्रित करते हुए ये कहना चाहेंगे कि इस अवसर पर जो कविताएं पढ़ी गई उनको लेकर के यदि आप कुछ बोलना चाहते हैं तो 2-3 मिनट उस पर भी बोलें। अकादमी की गतिविधियों को लेकर के या यहाँ जो आप पुस्तक मेले में आए या इस तरह की जो आपकी भागीदारी हो रही है उसके संदर्भ में भी 1-2 मिनट बोलना चाहे तो बोले और फिर अपनी कविताओं का आस्वाद हमें दे। डॉक्टर जोधचंद्र संसन। हमको इंग्लिश में बोलने दीजिए। Please allow me to talk in English. First of all, thank you, Dr. Devendra Divesi, and respected men and women of literature, friends and brothers and sisters. So this is what International Book Fair is. I have attended book fair in our state of Manipur, Guwahati, Kolkata. Of course, I never attended any book fair in Delhi. And this is not a Delhi book fair. This is an international book fair. And I find what an international book fair is, which I never saw before. So grand and so many books now. Let me say frankly, young men and young women of the northeast side, they sort of complain or they sort of
feel hurt that when they come to the central states like Delhi, like UP, and even certain states like Andhra Pradesh and other areas, they feel that people think they are foreigners. And that is the usual uneasiness they feel when they come out of their homes. But when Sahitya Akademi calls us, Sahitya Akademi, the National Academy of Letters, called us from Northeast region for the first day of the literary program. We are so grateful. What words can say? The best word is we thank you. We thank Sahitya Akademi so much. And I also thank our the poets who came here today and read their poems out. Anjali, Purvottari of Bodo language, Ankur Ranjan Phukan of Assamese language, Dinkar Kumar of Hindi, Longbir Teram of Karbi, Amar Bania, Lahore of Nepal. I was also working in Sikkim for some time, the Sikkim Manipal Medical Institute. I was there for 2 years. Very nice to meet you from Sahitya. Thank you very much. Now, let me read out about five short poems. The first one I'll read out in language Manipuri, then the translation again. So in our language, my first poem, the name is Nang Mukhajaba. Punglare Hojik. Watching in Kangi Tawan. Ayun nganta ngasi ay chathok ni ngaho yung dagi mapang kokona. Urure ay tingkay laremdi. Junong sana machulakat padaradna. Masabi koro hanbabu kokok aduna. Masina nagsing halakil nang gunahong na naamok. Aduga adungay igi apamado sare inambagi. Chancellor amuk khamoyonda khangau khangla tawdana khangi ai laglaroi amuk malik ama amuk naksin luba ngangadaba aina nanakta mang khare aigi hoje madugi khangna nasidi koyeng yengli di namlaroi dra ibu sare amu khattang dasu iba nang mu yoksin naksin suba nang mu yoksin naksin na nang su khanglang bani nang manglo oi thabani Agi Punsigi Donado Seren Hagado Masida Idri Adi Seren among Asi Pawa Nang Mukajaba Nang Mong Siba Masida Kadai Marina Nang Agi Punsigi Seren Hagado Karino Kangi Ai Maholi Abutatana Ponabada Yinaba Isama Seren Ama Nang Mukajaba Nang Mong Siba Even Nava in a Seren Ama Nang Mukajaba, Nang Mukusiba, Numikudagi, Incredible Makata, this is a Manipuri thing in English. The name of the poem in English is As Beautiful As You Are. My poems are often not the modernism or the postmodernism or things like that. I began all men belong to the romantic poems or poems of romanticism. So most of my poems belong to the romantic thing. As beautiful as you are. Now the season of frost has arrived. This early morning, a walk out of my house I had. The aurora angel Chinkai Larambi I saw, in her golden glow so enchanting, calling out her lover, the rising sun. This made me remember you again, and so, once again my desire, which I had kept burdened since long, rushed in me, my desire to write a poem. I know there shall never be another day for me to be near you again. I am losing my mettle
further and further the doubt is growing. Yet today too, I am looking yonder if I could ever be able to write a poem close enough to your love, close enough to your beauty. You know, you yourself have remained a poem eternal for me. Yet no poem as lovely and beautiful as you are has ever come out of my pen. It's here that dispute stands. How I can ever claim you are my poem? What should I call it? I know not, but it's driving me nuts to write a poem on my own, as sweet as and beautiful as you are. The day I write a poem, as beautiful as you are, as lovely as you are, no more poems shall I write any further. Thank you. My next poem is The Rain. Heavy the rain kept pouring down, cascades and splashes everywhere. It continued on and on. The fuzzy visage of the shallow hill, its eyes closing tight, enduring the shower slashing down, loomed like misty shadows. Silent the languor hills remained too, on their faces pot, shallow in the languor, the rain kept splattering. I asked them, how long would you suffer? Couldn't you shout? Come on, holler out. Stop, you rain, stop. Yet they answered not, remained silent, both of them. To me too came the peril. Those who proclaimed they were there for my protection began to strangulate me. I yelled, I hollered, don't kill me, don't kill me. I yelled and I yelled. I don't want to die yet. I don't want to die yet. I hollered and hollered. I don't want to die like this. I don't want to die like this. My scream nobody heard. Near me nobody came. Nobody ever bothered. In the rain standing they remained. Their eyes closed quite in a nonchalant, shallow hill in the Lango Hill. Heavy the rain kept pouring down, cascades and splashes everywhere. It continued to splatter on and on. It continued to splash on and on. My next poem is The Wildfire. In the blazing inferno of the wildfire, disruptive and extensive void, remained my poem standing there fixed, staring at me and blinking, like an incense to burn out the cinders. It seemed she cared then, if to ashes the fire would char her, no more was she there to beckon me. Fight the fire, rescue people and property from the flames, nobody dared to. Stood there I too staring foolish near the flames like everybody else did. I knew she would fear not, if I shouted even. Yet I chanted, you were one that called me ever. Rejoiced I every time you did so. And those moments steered me into a contact with some fantasy, visionary and familiar, as if they were those that kept visiting me ever, since the days of ancient yore, through words and words to you. You touched me and tear globules filled my eyes. That was when love and sadness crept in my soul. Rough happiness every time my soul felt here, with propitiation profound. Lo, she with a knife looked still, stood there, the eye-to-eye contact with her, I could no longer keep. My heart, fretting ever, protesting ever, kept quiet but muttered, I am a coward, yes, chicken, poltron, renegade. The hillbilly in me began to think, if I am to rescue, who should I rescue? My poem, or my village, or my own self? Will I succeed in saving any of this? Still standing there, my poem was, staring at me and blinking in the blazing inferno of wildfire, like an incense, not yet incinerated creature, and I was still thinking, should I wait for her?
to come out of the place, or should I go in and join harder? Now my last point, into the DNA. I failed to notice when the virus from the woods entered into my body. A day is now no more my day, with the fragrance of the day's fresh blood. Do not touch my nose, or if I miss the violent event, or the day's violent assault of the predators on a prey innocent. Could I ever quench this thirst of intoxication, tormenting ever my desire and my habits, the thirst for words stained with blood, the stories dribbling with raw blood, or of the horror of visits of unidentified gunmen at forms of my brethren, or for the terror of citizens to be whisked away, never to return again. Disappearances of people. Come, I beg of you, aren't you an expert of experimentation, or a conflict analyst, or a socio-political economist, or a histopathologist, or a gene specialist? I want my blood to be examined if this change is consumed by DNA as well. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संसन जी। मित्रों, बहुत ही सुंदर कविताएं आज के हमारे सभी प्रतिभागी कवियों द्वारा पढ़ी गई। आपने 6 भाषाओं की कविताओं का आस्वाद लिया और इसी तरह से अकादमी के अन्य कार्यक्रम भी आयोजित होने हैं। कल एक कार्यक्रम यहाँ होना है 2 बजे, जिसमें हिंदी की 2 प्रतिष्ठित कथाकार श्रीमती लाशिरा शर्मा जी और श्रीमती क्षमा शर्मा जी यहाँ मौजूद रहेंगी। उर्दू, मैथिली और अंग्रेजी की 3 अन्य लेखिकाएँ भी यहाँ होंगी। आप उनको सुनने के लिए सादर आमंत्रित हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली में जो हमारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं, वे सभी कार्यक्रम अकादमी की वेबसाइट पर सीधे प्रसारित किए जाते हैं। आप उसका आनंद वहाँ उठा सकते हैं। और हमारा यह कार्यक्रम भी अकादमी की वेबसाइट पर सीधा प्रसारित हुआ है और बाद में आप इसे YouTube पर जाकर के देख सकते हैं। YouTube का लिंक आप अपने फेसबुक या ट्विटर वगैरह पर शेयर कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः हमारे सभी आमंत्रित कवियों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और आप सभी श्रोताओं का भी, जो जगह जगह विभिन्न स्टॉलों पर बिखरे हुए हैं, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है वहाँ वे कहीं न कहीं से इन कविताओं की कुछ पंक्तियों का जो पढ़ी गई कविताएं हैं, उनका आस्वाद किसी न किसी रूप में जिन्होंने लिया है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।